न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। आज बात तीसरा नेत्र की। तीसरे नेत्र की चर्चा से आप वाकिफ ही होंगे। आप धर्म ग्रंथों की बात करेंगे या पुरातन कथाओं की, तीसरा नेत्र की चर्चा होती है। भगवान भोले शंकर का तीसरा नेत्र तो आपने सुना ही सुना होगा। उसके बारे में, उसकी महत्ता के बारे में। तो आज मैं तीसरा नेत्र की ही बात कर रहा हूं। लेकिन यह जो तीसरा नेत्र है वह पुरातन कथाओं से नहीं लिया गया है, धार्मिक ग्रंथों से नहीं लिया गया है। आप यकीन मानिए, यह कोई भगवान भोले शंकर का भी तीसरा नेत्र नहीं है। यह तीसरा नेत्र है एक व्यंग्यकार का। उस व्यंग्यकार का जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में जो कुछ हो रहा है उसे बड़ी संजीदगी से देखता है, उसका मूल्यांकन करता है और फिर जो उसे समझ में आता है कि इन बातों को लोगों के समक्ष रखनी ही चाहिए, तो व्यंग के माध्यम से रखता है। तो वह तीसरा नेत्र वाला व्यंग्यकार है बाके बिहारी। बाके बिहारी साहब पेशे से इंजीनियर रहे हैं। जेपी आंदोलन में शिरकत की, फिल्मों का भी निर्माण किया है, लेखन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में सेवा देने के दौरान भी सक्रिय रहे, सेवानिवृत्ति के बाद आज भी सक्रिय है। रहते बिहार की राजधानी पटना में है, रहने वाले मुंगेर से होते हैं। तो बिहार से प्रकाशित मासिक पत्रिका समकालीन तापमान के समय से मुझे उनका सानिध्य रहा है। वे वहां नियमित तीसरा नेत्र कॉलम लिखते थे, पुस्तक भी लिखी। तीसरा नेत्र तकरीबन 26 वर्षों से वे लिख रहे हैं। तो आजकल जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, आजकल नहीं हो रही है, हो तो होता ही रहता है, लेकिन जिस तरीके से विभत्स घटना पश्चिम बंगाल से सामने आई, जहां एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए जो घटना हुई, इसकी देशव्यापी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि राजनीति में मजबूत ताकत बनी ममता बनर्जी को इस घटना के बाद झेपना पड़ रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जितनी मेहनत से उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के दिलों में जगह बनाई, तो अब वो पहली वाली बात नहीं रही और बहुत आश्चर्य नहीं कि जनता उन्हें किनारे कर दे सत्ता राजनीति से। खैर, जो कुछ होगा वो होगा, वह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल दुष्कर्म को लेकर ममता बनर्जी ने भी कानून बनाए हैं, सख्त सजा का प्रावधान किया है। बातें प्रधानमंत्री ने की है विभिन्न मसलों पर। चुप्पी की वजह से खास तौर से विपक्ष की आंखों को नहीं सुहाने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कोलकाता घटना पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कह दिया इनफ इनफ। विपक्ष कह रहा है कि काश दूसरे भी मसले पर वह बोला करती। खैर, इस पर भी हम नहीं जाएंगे। हम चलते हैं कि आखिर बाके बिहारी का तीसरा नेत्र इस घटना के बाद क्या देख रहा है। तो बाके का तीसरा नेत्र देख रहा है कि जहां जहां सरकार रहते हैं वहां वहां बलात्कार होता है। बलात्कार और सरकार में अन्योन्याश्रय संबंध है। बलात्कार युगों युगों से होता रहा है। सरकार चूंकि इलाके के ताकतवर लोग होते हैं, इसलिए बलात्कार एक जायज पुरुषकर्म है। वैसे भी बलात्कार सरकार की ताकत का मापदंड है।
बहुत से सरकारें तो अपनी सरकारें बहुत से सरकार तो अपनी सरकारें बचाने के लिए यहाँ की सुंदर लड़कियों का बलात्कार करवाते हैं। आज के वोट युग में यदि कोई सरकार 10-5 हजार वोटों का मालिक है और बलात्कार करता है तो सरकार भी उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि वह नहीं तो सरकार नहीं। मामला नहीं का हो, व्यक्ति या राज्य का नाम लेकर हम स्वयं को बदनाम नहीं करना चाहते, क्योंकि बलात्कार करने वाले सरकार को सरकारी संरक्षण में बटन खोलकर घूमते हैं और बलात्कृत सुंदरियों को या तो सुसाइड करना पड़ता है या फिर मुंह छिपाकर जीना पड़ता है। वैसे भी बलात्कृत लड़कियां करे भी क्या, केस लड़ने में और बदनामी है, जीना मुश्किल हो जाता है। तो पहले का बलात्कार एक मजबूर बलात्कार था, वह धीरे धीरे घरेलू व्यापार में बदल जाता था। तब सरकार की नजर में जिस बलात्कार योग्य लड़कियों पर या बहुओं पर पड़ती थी उसे इज्जत से अपने उपभोग की वस्तु बनाकर रख लेते थे। कमजोर और भूखा पति इसका विरोध भी नहीं कर पाता था। उस वक्त तो 2 शाम का अनाज ही काफी था, लेकिन चिंता की बात यह है कि आजकल 80 करोड़ लोगों के फ्री फूड प्रोग्राम के बावजूद सरकार बलात्कार कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यह तो शोध का विषय है। एक बार एक बड़े बलात्कार कांड के इज्जतदार बलात्कारी बंधु से मैंने पूछा था, भैया आपके जैसा ईमानदार आदमी ऐसा क्यों करता है? तो उसने हंसकर जवाब दिया था, यह बात तुम नहीं समझोगे बिहारी। बलात्कार एक ऐसा पुरुष धर्म है जो यह सिद्ध करता है कि समाज में मर्दानगी जिंदा है। पकड़ने पर सजा भी तो भुगतनी पड़ती है। यह सब कमजोर सरकार के विरुद्ध होता है, मजबूत सरकार इसका इंजाम पहले से कर लेते हैं। यानी बलात्कार करने के बाद भी आप शर्मिंदा नहीं हैं। इसमें शर्मिंदा क्या होना, शर्मिंदा तो वे लड़कियां और औरतें होती हैं जिनका बलात्कार होता है। शर्मिंदा तो उनके परिवार वाले होते हैं, हमारा क्या। ओह, ऐसा जवाब सुनकर मैं खुद शर्मिंदा हो गया। वैसे भी शर्मिंदा बलात्कृत हो या फिर उसके परिवार को भी परिवार को ही होना पड़ता है, लिहाजा हम शर्मिंदा हो गए। शर्मिंदा होना कोई वाजिब काम थोड़ी ही है, फिर भी आपका शर्मिंदा होना ही आपका धर्म है। शर्मिंदा होना इतना पवित्र कार्य है कि बलात्कारी को सजा होने के बावजूद बलात्कृत के परिवार को शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि इज्जत तो सिर्फ स्त्रियों के पास होती है, पुरुषों की तो कोई इज्जत होती ही नहीं है। अगर पुरुषों के पास इज्जत होती तो क्या वे निर्लज्ज होकर शान से समाज में घूमते? हमारे दादा भल्लू साहब कहा करते थे, बेटा पुरुष जन्म से ही दोगला है। पुरुष का जन्म एक्स और वाई क्रोमोसोम के मिलन से होता है, अर्थात इसका बीज ही दोगला होता है, जबकि स्त्रियां एक्स और एक्स क्रोमोसोम के मेल से बनती हैं, जो जन्मजात मजबूत और पवित्र होती है। इसका मतलब तो यह हुआ कि दोगला होने से पुरुष की कोई इज्जत नहीं होती। होता है बेटा, होता है। वैसे पुरुष जो स्त्रियों की इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और साथ साथ वो स्त्रियों से भी प्यार करते हैं। यह प्यार बीच में कहाँ से टपका? सवाल होता है। प्यार ही तो संसार का रंग तरंग है बेटा। यह युगों युगों से होता रहा है और होता रहेगा। यह अपवित्र तब होता है जब इसमें धोखा होता है। क्या बलात्कार रोका नहीं जा सकता है? रोका क्यों नहीं जा सकता है? तो फिर रोका क्यों नहीं जाता है? देखो, इस पर ज्यादा बहस मत करो। और फिर दादाजी के डर से हम चुप्पी साध गए, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ अलग थी। एक दूसरे बलात्कारी बंधु से भेंट हो गई। वह जमानत पर था। हमने पूछा, इतना जघन्य बलात्कार करने के पश्चात भी आपको जमानत कैसे मिल गई? यह सब वकील और कानून का सवाल है। आखिर आपने ऐसा क्या किया? बस एक बड़ा वकील और एक मजबूत गवाही की खरीदारी। एक प्रश्न आपसे और पूछूं? पूछो, आखिरकार आपने एक सुशील कन्या का बलात्कार किया ही क्यों?
वह बहुत सुंदर थी, नए डिजाइन के सुंदर सुंदर कपड़े पहनती थी, देखने में बहुत आकर्षक लगती थी, इसलिए मेरा मन पिघल गया। एक बात कहूँ, आपकी बहन भी तो बहुत सुंदर है, बन ठन कर कॉलेज जाती है, दिखने में भी आकर्षक है। यदि किसी का मन उस पर भी पिघल गया तब किसकी मजाल? भैया, मन और मजाल सिर्फ आपके पास ही तो नहीं है। जो ऐसा करेगा उसकी जान ले लूंगा। खैर, सब कुछ समय बताएगा। और कहकर हम उसके सामने से निकल गए। हमारे प्रश्न ने उसकी आंखें लाल कर दी थी। संजोग से एक सप्ताह बाद ही उसकी सुंदर बहन का अपहरण हो गया। 3 दिनों बाद बलात्कारियों ने उसकी इज्जत उतार कर उसे इज्जत से उसके गांव में छोड़ दिया। बहन जब घर पहुंची तो हमारे बलात्कारी बंधु ने उसे दरवाजे पर रोक कर कहा, अब इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। क्यों भैया? तुमने बलात्कार किया तो तुम्हारे लिए इस घर में जगह सुरक्षित थी, फिर मेरा बलात्कार होने के बाद मेरी जगह मेरे ही घर में सुरक्षित क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी इज्जत लुट चुकी है। मेरी इज्जत लुट चुकी है, तो फिर आपकी इज्जत कैसे बची रह गई? इसलिए कि तुम एक लड़की हो। इसका मतलब यही हुआ कि तुम मर्दों की कोई इज्जत नहीं। इस पर उसका बलात्कारी भाई चुप लगा गया। तो उसकी बहन ने बड़े स्वर में कहा, हिम्मत है तो थाने चलो, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। और फिर बहन थाने गई अपनी बूढ़ी माँ के साथ। भाई थाने में जाकर क्या बोलता? रास्ते में लड़की ने माँ से पूछा, माँ आखिर भाई ऐसा क्यों निकला? क्या बताऊं बेटी, बताते हुए शर्म महसूस होती है। सच तो यह है कि वह मेरी नाजायज संबंधों वाली संतान है। आगे लड़की ने कुछ नहीं पूछा। तो बांके बिहारी के तीसरा नेत्र ने अब तक यही देखा है। उसकी आंखें देख रही है, चौकन्ना है, सब कुछ संजीदगी से देख रही है, गुण भी रही है। और जो निष्कर्ष होगा उसके साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तो आप इसे संजीदगी से सुनने गुनने के बाद मुझे प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएंगे। हाँ, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आपने अब तक न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।